हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करेंगे एंड आज अपन ने स्टार्ट करना है यूकैरियोटिक सेल से। सो वही एनसीईआरटी की लाइन अपन एक एक करके एक वर्ड एक एक लाइन को समझते हुए इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो आज अपन को करना है यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कल मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल तक पूरा पढ़ा दिया था। सो इन केस आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल से। तो अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ, एक मोटे-मोटे तौर पे बताऊँ तो यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली आपके सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज़ प्रेज़ेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली प्रेज़ेंट रहते हैं, ठीक है? बॉन्ड ऑर्गेनेली प्रेज़ेंट रहते हैं पहले से ही। ठीक। अब इसमें आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिल जाएंगे, एक और चीज। ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपके जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो एक बाउंड्री में बॉन्डेड होंगे। ठीक है। आपके यूकैरियोटिक सेल मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। ये आपके बात करें तो ये पाया जाएगा प्रोटिस्टा में। ठीक है। और कहाँ पाया जाएगा? एनिमल किंगडम में, एनिमेलिया में। ठीक है। किंगडम प्लांटे में, किंगडम फंगाई में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेजरली देखने को मिल जाएंगे क्या? यूकैरियोटिक सेल्स। सो द यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, सो आप ये चीज देख लेना। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm through the presence of the membrane bond organelle. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम से समझो। सो बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा क्या है कि प्लांट सेल है। ठीक है। तो कंपार्टमेंट्स, अब कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बने हैं इस सेल के अंदर। ये येलो येलो पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म को हमने डिवाइड कर दिया है कंपार्टमेंट्स में। ठीक है। एक कंपार्टमेंट हो गया क्लोरोप्लास्ट का, एक कंपार्टमेंट हो गया वैक्यूल का, एक कंपार्टमेंट हो गया एनर्जी बनाने का, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ऐसे ये प्लास्टिड का एक कंपार्टमेंट हो गया, ये एक आपका गोल्जी अपैरेटस का कंपार्टमेंट हो गया, ये ईआर का कंपार्टमेंट हो गया, ये न्यूक्लियस का कंपार्टमेंट हो गया। ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यूकैरियोटिक सेल possess an organized nucleus with a nuclear membrane। यूकैरियोटिक सेल में जैसे मैंने बताया सारे membrane bond ऑर्गेनली प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा जो कि आपके न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड रहता है। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotor and cytoskeletal structure। ठीक है। बहुत सारे variety of complex locomotor और cytoskeletal structures भी present रहते हैं। The genetic material is organized into chromosomes. All eukaryotic cells are not identical। सारे eukaryotic cells identical नहीं होते। जैसे कि अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है। ठीक है। सेल वॉल नहीं देखने को मिलती। वहीं पे प्लांट सेल की अगर बात करूं तो वहां पे आपको सेल वॉल देखने को मिल जाती है। Plant and animal cells are different as the former possess cell wall। ठीक है। वही मैंने जो यहाँ बताया, plastids and large central vacuole। अदर देन सेल वॉल आपको प्लांट सेल में प्लास्टिड मिल जाएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिल जाएगा, जैसे कि अपन ने देखा। लेकिन ये दोनों ही चीज एब्सेंट होंगी कहाँ? एनिमल सेल में। लेकिन अगर मैं एनिमल सेल की भी बात करूँ जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है वो है सेंट्रियोल्स। ठीक है। तो सेंट्रियोल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? एनिमल सेल में ही देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलते। विच आर एब्सेंट इन दी ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट सेल्स। ठीक है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं बेसिकली आपके डिविजन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आपको प्लांट का एक सेल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आपका न्यूक्लियस है। वैक्यूल जो है ये एक्चुअली 70 to 80% तक स्पेस ऑक्यूपाई करता है।
ठीक है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत इसमें तो बहुत छोटा-सा दिख रहा है बट एक्चुअली 70 टू 80% ऑफ द जो साइज़ होता है वैक्यूल का वो साइटोप्लाज़्म कवर करता है, ठीक है। एंड जब आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना तो वहाँ पे तुमको बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि किस तरीके से पूरा उसमें प्लांट सेल में वैक्यूल फैला हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ अगर मैं अब सेल मेम्ब्रेन की बात करूँ, ये तो हमारा हो गया था क्या कि आपके अच्छा ये रह गया। एनिमल सेल का डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल दिख रहा है, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये साइटोप्लाज्म है, ये आपके राइबोसोम है, ठीक है, ये गोल्जी apparatus हो गया, ये बीच में आपके न्यूक्लियस हो गया, इससे अटैच हो गए आपके ईआर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये लाइसोसोम हो गए, ठीक है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ठीक, सो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। आपको ये भी पता होगा कि ईआर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो इतना अपन ने कंप्लीट कर लिया कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं और कैसे आपके दिखते हैं। अब अपन आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे, दैट इज यूकैरियोटिक की डिवीजन जो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और कैसे इसका डिस्कवर हुआ और क्या कौन के साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन किया। So, the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electrons microscope in the 1950s. तो 1950 के बाद ही आपके सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स थे उनका मतलब बनाया ही उनको 1950 के बाद ही गया था, ठीक है। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स enable the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane। तो इम्पोर्टेंट लाइन है कि किस पर सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन हुआ था, या फिर ऐसे सॉरी ऐसे बोल सकते हैं कि किस सेल पर सबसे पहले केमिकल स्टडीज की गई थी टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दीज आर योर आरबीसी, ठीक है। These studies show that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। अब यही केमिकल स्टडीज ने बताया कि आपके जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बने हैं। The major lipids are phospholipids that are arranged in bilayers। आपके जो मेजर लिपिड्स हैं वो कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड्स, वो लिपिड्स जो कि फॉस्फोरस कंटेन करते हैं और ये बाय लेयर में अरेंज्ड हैं। Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side, the hydrophobic tail towards the inner part। तो जो आपके लिपिड्स है वो अरेंज कैसे है? विद इन दी मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज है लिपिड हेड, ठीक है, जिसमें आपको पोलर हेड कहाँ देखने को मिलेगा? बाहर की साइड में, और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो अंदर की साइड में। तो बेसिकली ये आपके लिपिड की हेड हो गया एंड दिस इज योर टेल, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला, तो यहाँ ये क्या है? ये पूरा फॉस्फोलिपिड से बना है। तो ये एक फॉस्फोलिपिड है, ये एक फॉस्फोलिपिड है, तो दीज आर योर बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको ऊपर की तरफ क्या देखने को मिल रहा है? हेड, और नीचे की तरफ क्या देखने को मिल रही है? टेल। तो यहाँ ऊपर की साइड आपको ये इमेजिन करना है कि जैसे ये हमारी सेल है और यहाँ पर भी सेल है, ठीक है। तो इसके आसपास टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होगा। अब टिश्यू फ्लूइड में वाटर कंटेंट तो होगा ही, तो जो वाटर लविंग होगा वो बाहर की साइड होगा, और जो वाटर जो हेट करता है, एनिमी है उस वाटर जिसका, वो अंदर की साइड होगा, ठीक है। सो हेड जो है वो बाहर की साइड होता है सेल मेम्ब्रेन में, और टेल जो है वो अंदर की साइड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म में भी वाटर कंटेंट होता है, इसीलिए डबल लेयर जो होती है उसमें जो दूसरी लेयर होती है ना, उसमें क्या होगा कि आपके इस तरीके से हेड जो है वो अंदर की साइड होगा और टेल जो है वो बाहर की साइड होगा, ठीक है। नाउ
और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप की प्रोटीन्स दिख रही हैं। एक है आपकी इंटीग्रल प्रोटीन, एक है आपकी चैनल प्रोटीन, एक है आपकी अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, एक है आपकी पेरिफेरल प्रोटीन। एनसीईआरटी में आपको 2 प्रोटीन के बारे में बताया है। इंटीग्रल प्रोटीन सर 3 इंटीग्रल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, सो इंटीग्रल मतलब पूरे के पूरे आपके उसमें इमर्ज है। ठीक है, पूरा का पूरा उसमें इमर्ज है। लेकिन पेरिफेरल की अगर अपन बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। ठीक है ना। Thus ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbons किससे बनी है tail saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. In addition to the phospholipid membrane also contain cholesterol. तो आपके ये कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करते हैं। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं? कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करते हैं। तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं बताया, बट ये कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। नाउ later the biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate। अपन ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है एंड ऑल्सो आपके ये कार्बो प्रोटीन से अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। The ratio of the protein and the lipid varies considerably in the different cell type. प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अलग अलग सेल में डिफरेंट डिफरेंट होता है। In human beings, the member or membrane of the erythrocyte has approximately 52% and of protein, 40% lipid। तो आपके क्या क्या हो गया यहाँ पे? 52% आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा एंड 40% जो है वो आपको लिपिड देखने को मिलेगा। किसमें? ह्यूमन की एरिथ्रोसाइट में, दैट इज आरबीसी में। इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी आसानी से आप उसको निकाल सकते हो, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मैम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब इंटीग्रल आपके वो जो क्या कहते हैं, आपके पूरी ऑल ओवर दी मैम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल ओवर दी मैम्ब्रेन प्रेजेंट है। पेरिफेरल वो जो आपकी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल मैम्ब्रेन की बाउंड्री पर। Peripheral proteins lie on the surface of the membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane, as I have said. Now, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये पूछी जा चुकी है कई बार। एंड इम्प्रूव्ड मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन इन 1972 वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। सो आपको बेसिकली ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के नाम से पूछते हैं कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है वो किसने दिया था। सो इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन इन 1972। सो ईयर भी आपको याद रखना है। अब इस पर्टिकुलर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अकॉर्डिंग क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है ना लिपिड का, वो अलाउ करता है कि आपके जो प्रोटीन्स हैं उनका लेटरल मूवमेंट हो सके विद इन दी ओवरऑल बाइलेयर। क्वासी फ्लूइड मतलब थोड़ा सा फ्लूइड वाला नेचर उसका प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब वैसा एकदम से फ्लूइड नहीं, थोड़ा गाढ़ा सा जो फ्लूइड होता है ना, वैसा उसकी कंसिस्टेंसी होती है। सो दोनों ही बाइलेयर में प्रोटीन मूव कर सके आसानी से, इसके अकॉर्डिंग आपका ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल आपको बताता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। ठीक है, अब जितना ज़्यादा वो मूव कर पाएगा, प्रोटीन जितना ज़्यादा मूव कर पाएगा, उतनी उसकी फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की वो बताता है। ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछा जा चुका है एक बार, तो इसको याद रखना। ठीक है, सो आपकी बेसिकली ये जो फ्लूइडिटी वाला पॉइंट है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सेल ग्रोथ हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेल्युलर जंक्शन, दो सेल्स के बीच में जंक्शन बनाने का काम। ठीक है, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन।
ठीक है? ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि सेल्स को करने होते हैं टू सर्वाइव। इस वजह से आपकी ये जो फ्लूइडिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें सेल ग्रोथ कराती है, इंटरसेलुलर जंक्शन के बीच में फॉर्मेशन कराती है, सिक्रीशन कराती है, एंडोसाइटोसिस कराती है और सेल डिविजन कराती है। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it. ठीक है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट कराता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। The membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. जो membrane है वो selectively permeable है टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मतलब आपके जो मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही प्रोटीन्स को, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है ताकि आपके एडिशनल या फिर हार्मफुल मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर जाके उनको डिस्टर्ब ना कर सके या फिर उनको डिस्ट्रक्ट ना कर सके। ठीक है। Now, many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport. तो यहाँ पर आपको समझना है कि दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। सो अगर अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी नहीं लगती। क्या? एनर्जी नहीं लगती। वहीं पे अगर अपन बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो यहाँ पर एनर्जी लगती है। ठीक है, एनर्जी लगती है। ठीक। नाउ न्यूट्रल सोल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो आपके नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्यूट्स होंगे ना वो आपके ऐसे बिना किसी एनर्जी के वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन चले जाएंगे। ठीक है। मतलब वो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन वो लोग मूव करेंगे। नाउ वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा और ले थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो जब भी वाटर मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से from its higher concentration to its lower concentration, then this process is known as osmosis. ठीक है, इतना याद रखना। As the polar molecule cannot pass through the non-polar bilipid, जब आपकी लिपिड लेयर कैसी है? नॉन पोलर है। लेकिन और आपके अगर हमें पोलर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है तो क्या करेंगे? तो अब हमारे काम करेंगे प्रोटीन्स। ठीक है। तो जो हमारी कैरियर प्रोटीन्स है आपके पोलर मॉलिक्यूल को बाहर से सेल की तरफ अंदर डालेंगी। ठीक है, of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecule are transported across the membrane against their concentration gradient. कुछ आपके आयंस जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं across the membrane against their concentration gradient from its lower to the higher concentration. ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है कि आपके लोअर से हायर कंसंट्रेशन में भी हमको डालना पड़ते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वो किस मदद से होगा? वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। क्योंकि यहाँ पर हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो कुछ आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाते हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Such transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and hence it is known as active transport as I have said. जैसे कि आपके हो गए कौन से? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक। सो दिस वाज योर सेल मेम्ब्रेन। आई होप ये सेल मेम्ब्रेन वाला जो टॉपिक है क्लियरली समझ में आ गया होगा एंड आप लोगों को ये अच्छी तरीके से एक एक लाइन दिमाग में बैठ गई होगी। नो, मूविंग टूवर्ड्स दी सेल वॉल में इतना कोई खास है नहीं। बस सेल वॉल आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट, फंगाई और प्रोटिस्टेंस में देखने को मिलती है। ठीक है। प्रोटिस्टेंस प्रोटिस्ट में देखने को मिलेगी एंड ऑल्सो बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है। सिर्फ और सिर्फ तो नहीं बट हाँ, इन चारों में आपको देखने को मिल जाएगी सेल वॉल।
Now, as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering of the plasma membrane. तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है एंड ये आपको फंगाई और प्लांट्स में देखने को मिल जाएगी। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, अब ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ गए यहाँ पर, तो ये लाइन मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं? सो बेसिकली ये शेप देता है सेल को, प्रोटेक्ट करता है सेल को, ठीक है, फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, किसी भी तरीके का मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, ये सेल टू सेल इंटरैक्शन में भी हेल्प करता है एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल। जो भी सेल को लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, ये उसको आने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो बेसिकली ये गार्ड का काम करता है। सो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में काम कराएगा, ये बैरियर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये किससे बैरियर प्रोवाइड कराता है? जो भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनसे। एल्गे हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जा चुकी है नीट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो एल्गे का सेल वॉल किससे बना है? सेलुलोज से बना है, गैलेक्टिन से बना है, मैनन से बना है, और हमारे कुछ कैल्शियम कार्बोनेट्स से बना हुआ है। वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलोज, वहीं पे एल्गे के अलावा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी है आपकी क्या? सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये याद रखना, सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट, और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन, ये आपको एल्गे के अलावा प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अदर प्लांट्स में द सेल वॉल ऑफ अ यंगर प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट जो सेल वॉल होगी, प्राइमरी वॉल जो होगी, वो ग्रोथ करने में सक्षम होती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज दिस सेल मेच्योर एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, ठीक है। सो जैसे जैसे सेल मेच्योर होगी, आपकी सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होगा, तो आपकी जो सेल, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, वो डिमिनिश मतलब खत्म होती जाती है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके इस तरीके से, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है एंड दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल बड़ी होगी, देखो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, कहाँ गया, कोई पेज मिल जाए, चलो यहाँ बना देते हैं। देखो ये आपकी क्या है? एक सेल है एंड दिस इज योर सेकेंड सेल, ठीक है। इसके ऊपर आपके प्राइमरी सेल वॉल है फिलहाल, एंड दिस इज योर अगेन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ अनदर। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है ना, वो यहाँ अंदर की तरफ बनती है, ठीक है, इधर अंदर की तरफ फॉर्म होती है इस तरीके से। अब जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो करेगी, आपकी प्राइमरी सेल जो है उस पे प्रेशर लगाएगी और वो खत्म होती जाती है, ठीक है। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नाउ अब यहाँ पर अगर आगे बढ़े, तो the middle lamella is layer mainly of the calcium pactate which holds or glue the different neighbor cells together. So यहाँ पर एक ये सेल हो गई, इसी तरीके से दूसरी सेल हो गई, यहाँ पर इस तरीके से कैल्शियम पैक्टेट की एक मोटी लेयर बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेले बोलते हैं, और जो कि काम क्या करती है? एक ग्लू का काम करती है, ठीक है, जो कि सेल को होल्ड करने का काम करेगी। द सेल वॉल एट द मिडिल लैमेले may be transferred by plasmodesmata which connects the cytoplasm of the neighboring cell. अब यही मिडिल लैमेले और सेल वॉल में ऐसे जगह बन जाती है इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर स्पेस बनने की वजह से आपके ये आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। पूरा ही मिट गया, अरे रे, कोई ना, दोबारा ड्रॉ कर लेते। इस तरीके से ये प्लाज्मोडेस्माटा बन गई एंड यहाँ पर आपके एक मिडिल लैमेले और सेल वॉल प्रेजेंट है। सो अब ये दोनों सेल आपस में कनेक्ट हो गए। सो प्लाज्मोडेस्माटा का काम है कि ये कनेक्ट करता है नेबरिंग सेल से।
ठीक है? सो आई होप ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वाला जो दोनों टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड सेल जो है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज़ है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।